कि इस देश के भीतर प्रत्येक वर्ष 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर तैयार होते हैं। सरकारी आंकड़ा बताता है कि एक साल में 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ। मतलब ये है कि लगभग 4 लाख इंजीनियर बेरोजगार हो रहे हैं। जब 4 लाख इंजीनियर बेरोजगार हो रहे हैं तो मुझे बताइए कि बीएड करने वाले विद्यार्थियों को नौकरी कहाँ मिल रही है, बीए करने वाले विद्यार्थियों को नौकरी कहाँ मिल रही है, एमबीए करने वाले, बीकॉम करने वाले, बीएससी करने वाले विद्यार्थियों को नौकरी कहाँ मिल रही है। एक तरफ लोगों को आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। पहले साल जब शिक्षा का बजट पेश किया गया तो उसमें 24% की कटौती की गई। अब जब सरकार सरकारी अनुदान नहीं देगी सरकारी विद्यालय और विश्वविद्यालय को, तो मार्केट कंपटीशन में धीरे धीरे सरकारी विद्यालय और विश्वविद्यालय बंद हो जाएंगे। और सरकारी विद्यालय और विश्वविद्यालय जब बंद हो जाएंगे तो किनके बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। शिक्षा अगर बाजार में खरीदने और बेचने की वस्तु बन जाएगी तो जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। फिर तो ये सवाल हम पूछेंगे ना, फिर तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो लिखा हुआ संविधान याद करेंगे ना, जिस संविधान में लिखा हुआ है कि शिक्षा सबका बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा जब सबका बुनियादी संवैधानिक अधिकार है और वो संविधान जब काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, सबका वोट बराबर किया है, तो उसी संविधान के आधार पे अमीर हो या गरीब हो, राष्ट्रपति हो या चपरासी हो, सबके बच्चों को शिक्षा बराबर क्यों नहीं दी जा सकती है। ये सवाल हम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। शिक्षा का बजट लगातार कम किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है और वादा किसका किया जा रहा है? स्किल इंडिया का। हम इंजीनियर की बात कर रहे हैं, बाकी आईटीआई, पॉलिटेक्निक उसकी हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम इंजीनियर की बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। और आपको कितना स्किल चाहिए? आप जो है एमए फेल करके देश के प्रधानमंत्री बन गए और लोग जो है इंजीनियरिंग करने के बाद भी जो है नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। आप कह रहे हैं कि उनको पकौड़ा बेचना चाहिए। अरे पकौड़ा भी लोग बेच रहे हैं, अलग अलग तरह का रोजगार कर रहे हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर को कहिएगा कि क्रिकेटर बन जाओ और क्रिकेटर को कहिएगा ऑपरेशन करो, ये न्यायपूर्ण बात थोड़ी है। इस बात को तो तर्कपूर्ण तरीके से हमको सोचना पड़ेगा ना। ये स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब में इंडिया लगाया गया है। और स्किल इंडिया की सच्चाई ये है कि उसका एस साइलेंट है और उसका मतलब है किल इंडिया। और किल इंडिया कैसे हो रहा है कि आए दिन आपको खबर आती होगी कि इस देश के भीतर भीड़ के द्वारा इंसान की हत्या कर दी जा रही है। आस्था के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है। आए दिन लिंचिंग की घटनाएं होती रहती है। वादा किए स्किल इंडिया का, रिजल्ट आया है किल इंडिया का। ये आज हम देख रहे हैं देश के भीतर। ये क्यों हो रहा है? और इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल से हम सरकार से ये नहीं पूछेंगे कि आपने 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा की। हम ये नहीं पूछेंगे कि नोटबंदी के बाद काला धन वापस क्यों नहीं आया। हम ये नहीं पूछेंगे कि इस देश के भीतर आज भी किसान आत्महत्या करने को क्यों विवश हैं। और अभी कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे ये तो बता दीजिए। रिजल्ट तो कुछ और कह रहा है। रिजल्ट ये कह रहा है कि 1 साल के भीतर 12,000 किसानों ने आत्महत्या किया है। और जिस बीमा कंपनी को किसानों के लिए टेंडर दिया है कि आप बीमा देंगे, उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अभी मैं बात कर रहा था कि महाराष्ट्र के भीतर जब बारिश नहीं होती थी, मराठवाड़ा और विदर्भ का जो इलाका है, तो सूखाग्रस्त घोषित किया जाता था। और सूखाग्रस्त जो क्षेत्र घोषित होता था उसमें जो किसान के बच्चे होते थे उनके स्कूल और कॉलेज की फीस माफ़ की जाती थी। उनका जो फसल का दाम होता था, बीज का दाम होता था, वो किसान को वापस किया जाता था। ये सारी चीज़ों के मानदंड बदल दिए गए हैं। नतीजा क्या हुआ है कि किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उसका सारा का सारा लाभ जो है वो बीमा कंपनी को मिल रहा है। और ये प्रधानमंत्री किसान बीमा अनाउंस करने के लिए महाराष्ट्र के भीतर किसानों को जो फसल में नुकसान हुआ, जिन इलाकों में सूखा आया, उन इलाकों को सूखाग्रस्त नहीं घोषित किया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें हमारे नज़र के सामने हो रही है। हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है। आज भी उसी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना करके इस देश में जो नई सरकार चुन करके आई, उससे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि कितने भ्रष्टाचारियों को आपने जेल में डाला, कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए। अब कह रहे हैं, जज ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, कि 2G, 3G और कोलगेट केस के मामले में जज पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं
कि सरकार आएगी और उनके सामने कोई सबूत प्रस्तुत किया जाएगा, दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी, सुनवाई की जाएगी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है। एक भी मामले में मुझे बता दीजिए, जितना भी स्कैम का नाम लिया जाता था उसमें एक भी आदमी को गिरफ्तार किया गया हो। उल्टे हो क्या रहा है, भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन गई है। इधर से भ्रष्टाचारी डालिए, उधर से सदाचारी बन करके निकल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो दूसरी पार्टी में हो, यदि वो भाजपा का विरोध कर रहा है तब तो उसको भ्रष्टाचारी कहा जाएगा, लेकिन ज्यों ही वो भाजपा के समर्थन में आ जाए तो उसका भ्रष्टाचार सदाचार में तब्दील हो जाता है। एक सवाल आप मुझे बताइए सोच करके, मैं बिहार से हूँ, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, वो जेल में हैं। उनके ऊपर आरोप क्या है, चारा घोटाला का आरोप है। कोर्ट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, अनुसंधान एजेंसी अपना काम करेगी, लेकिन ईमानदारी से सोच के बताइए कि यदि वो अभी मोदी मोदी कर रहे होते तो वो जेल में होते? मोदी मोदी कर रहे थे ना, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, वो जेल में हैं, आराम से लंदन में बैठे हुए हैं और देश का 35,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए हैं और उनकी फोटो मोदी जी के साथ है। इस पे आप विचार करके देखिए कि किसके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाया जाता है। ट्रैफिक पुलिस खड़ा होकर के 10 रुपया 20 रुपया उठा लेता है तो उसके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाया जाता है। ऑफिस में क्लर्क यदि 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया उठा ले तो उसके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाया जाता है। लेकिन नेता, जिसको आप नेता कहते हैं, वो इस देश का संसाधन लूट करके मुट्ठी भर पूंजीपतियों की पूंजी को 4 गुना 5 गुना 10 गुना 50 गुना बढ़ा देता है, उसमें आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखता होगा। आप ये नहीं सोच पाते होंगे कि अमित शाह का बेटा 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपया कैसे कमाया, उसको 16,000 गुना मुनाफा कैसे हुआ, इसमें आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देगा। इस देश के अंदर एक अजीब बात है कि खीरा चोर को चोर कहा जाता है, लेकिन हीरा चोर को चोर नहीं कहा जाता है, उसको विमान पे बिठा करके विदेश पहुंचा दिया जाता है। यह बात आपको समझना पड़ेगा। कोई क्यों नहीं नीरव मोदी को चोर कह रहा है? उस पर क्यों नहीं सवाल उठ रहा है कि नीरव मोदी जब इस देश का 35,000 करोड़ रुपया खा गया था तो वो मोदी जी के साथ बैठ करके फोटो कैसे खिंचवा रहा था? इस पर क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है? क्योंकि हम जो लोग हैं, हमको आपस में ही बांट दिया गया है। आपको सारा गुस्सा पुलिस पे आएगा, लेकिन गृह मंत्री पे आपको कुछ भी गुस्सा नहीं आएगा। पुलिस क्या करेगी बेचारी? वो तो हमारी आपकी तरह है ना, कहाँ जाएगी वो? उसका वेतन बढ़ेगा नहीं, उसको भी तो अपने बच्चे को पढ़ाना है। किस तरीके से हमारे जीवन के भीतर संकट डाला गया है एक एक करके, और इन चीज़ों को समझने की बजाय इस दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। एक उदाहरण देकर के मैं बताता हूँ कि मैं क्यों पब्लिक एजुकेशन का सपोर्ट करता हूँ। मैं इसलिए पब्लिक एजुकेशन का सपोर्ट करता हूँ कि मान लीजिए मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, फिर मुझे भ्रष्टाचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये जान जाऊँ कि मेरे बच्चे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, तो फिर मुझे भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात की चिंता नहीं सताएगी कि इसका स्कूल का फीस कैसे बढ़ेंगे। इस देश के भीतर अगर सरकारी अस्पताल में ठीक से इलाज होने लगे तो फिर भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरी पत्नी बीमार होगी तो उसका अच्छा इलाज करा सकते हैं, मेरे माता पिताजी का अच्छा इलाज कराया जा सकता है। जानबूझ करके इस देश की सरकारी व्यवस्थाओं को तबाह किया गया और सरकारी तंत्र में जो लोग लगे हुए थे उनके ऊपर सारा भ्रष्टाचार का ठीकरा फोड़ करके इस देश की संसाधनों को लूट करके अंबानी और अदानी के खाते में पहुंचाया गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक एक करके हमारे सरकारी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको बेचा गया है और उनका जो संसाधन है, उनका जो जमीन है, उन पे इनकी टकटकी नज़र लगी हुई है कि उस जमीन को किस तरीके से ये हथिया लें। ये आपके दिमाग में एक ऐसा पूर्वाग्रह डाला गया है जहां आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाए। ये उसी तरीके से आपके दिमाग में झूठ ठूसने की कोशिश की जाती है जिस तरीके से झूठ रोज आपके टेलीविज़न पे परोसा जाता है। क्या कहते हैं? फेयर एंड लवली लगा देंगे तो दूध जैसी गोराई हो जाएगी। है ऐसा संभव? टेस्ट कर लीजिएगा। 4 हफ्ता क्या, मैं तो आपको 20 हफ्ता देता हूँ, लगा के मुझे बता दीजिए कि कोई फेयर एंड लवली लगाने से गोरा हुआ हो। लेकिन कोई गोरा नहीं होता है, ये जानते हुए भी लोग फेयर एंड लवली खरीदता है ना, फेयर एंड लवली लगाता है ना। भले लोगों के अच्छे दिन नहीं आए, भले सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, भले आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा प्रधानमंत्री हैं। कैसे हैं?
कैसे हैं ये मुझे बता दीजिए। मोदी जी अच्छा प्रधानमंत्री तब होते ना जब अपनी कही हुई बात को वो लागू करते जीवन में, आपके जीवन में कुछ फर्क आता। सच्चाई आपको मालूम है, जब आप बाइक लेकर के जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो मीटर पे दाम आता है ना, अच्छा दिन वहाँ दिखता होगा आपको। झोला लेके सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ अच्छा दिन दिखता है कि नहीं दिखता है। जब तराजू पे तौला जाता है, दाम बढ़ता जा रहा है और सब्जी की मात्रा घटती जा रही है, अच्छा दिन दिखता है कि नहीं दिखता है। एक सिनेमा में एक डायलॉग था कि पनीर तो ऐसा महंगा हुआ है कि आने वाले समय में सुनार की दुकान पे मिलेगा छोटी छोटी थैलियों में। ये महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है। आप पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाए हैं, जो जमीन गिरवी रख दिया, कोई जेवर गिरवी रख दिया, कोई बैंक से लोन ले लिया, बच्चा को इंजीनियरिंग करा लिए हैं और इंजीनियर का डिग्री लेकर के वो ढनक रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है, मोबाइल लेकर के जियो धन धनाधन कर रहा है, फिर भी आपको अच्छा दिन दिख रहा है। अरे देखिए ना अच्छा दिन, ये कैसे दिखाई देगा? क्योंकि जब आप टीवी खोलेंगे तो टीवी पे आएगा कि मंदिर कब बनेगा, तो आपको ये कहाँ दिखाई देगा कि महंगाई कब कम होगी, रोजगार कब मिलेगा, लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे होगी, ये आपको कैसे दिखाई देगा? ये जो धर्म का खेल है, ये धर्म का खेल इसलिए खेला जा रहा है कि इस देश की जो परंपरा है, इस देश की जो खासियत है। आप लोग नांदेड़ में रहते हैं, नांदेड़ जितना सिखों का है उतना ही हिंदुओं का है ना, और जितना हिंदुओं का है उतना ही बौद्धों का है ना, और जितना बौद्धों का है उतना ही मुसलमानों का है ना। ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त, इस हिंदुस्तान को पहचानने की कोशिश कीजिए। कहाँ से शुरू किए थे हम लोग? शुरू किए थे भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब इधर से संबित पात्र आकर कहेगा हिंदू हिंदू। देश का अपमान कौन कर रहा है? हम देश का अपमान कर रहे हैं, हम देश का विरोध कर रहे हैं।